गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में अगर हम जानें तो समझिए क्या है। अगर दो या दो से ज़्यादा वेव, समझ रहे हैं, व्हेन टू और मोर वेव्स मोशन ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज वन अनदर, अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड in which resultant displacement y vector at any instant is equal to the vector sum of displacements due to individual waves. Clear? Individual waves की displacement कितनी है? y1, y2 and so on. Right? तो यहां पर हमने लिखा y is equal to y1 vector plus y2 vector and so on. क्लियर बेटा ये चीज? अब आगे समझिए इस डायग्राम को, क्योंकि देखिए डायग्राम से ही आपको क्लियर होने वाला है। स्टेटमेंट तो देखो, अगर हम बात करें कि हमने सिर्फ एक बार पढ़ के सुना दिया आपको, लेकिन समझिए। मान लीजिए यहां पर अगर रेड लाइन को छोड़ दीजिए, फिलहाल रेड लाइन के अलावा दो लाइन है, एक ये डार्क ब्लैक लाइन है, एक डॉटेड ब्लैक लाइन है। अगर हम डार्क ब्लैक रंग की लाइन को देखें तो एक वेव बन रही है, साइनोसॉइडल वेव बन रही है। उसके डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक कितनी है? एम्पलीट्यूड कितना है? y1 है। एम्पलीट्यूड की बात बोल रहा हूं बेटा, y है, y1 है, सॉरी ठीक है। दूसरी डॉटेड वेव है तो इसकी कितनी हो जाएगी? y2 हो जाएगी। अब जो हमारी डार्क डॉटेड लाइन है उसका क्रेस्ट डॉटेड डार्क लाइन के ऊपर पड़ रहा है, मतलब व्हेन क्रेस्ट ऑफ y1 वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ y2 वेव, मैं y2 वेव बोल रहा हूं, हालांकि y2 डिस्प्लेसमेंट है, ताकि आपको विजिबिलिटी हो जाए। मेरी लैंग्वेज से समझ पा रहे हैं आप सभी कि मैं y1 को वेव का नाम दे रहा हूं, हालांकि y1 क्या है? एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जब इसका क्रेस्ट y2 वाली वेव के क्रेस्ट के ऊपर पड़ेगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो बढ़ जाएगा, और वो किससे रिप्रेजेंट होगा? वो इस रेड वाली लाइन से रिप्रेजेंट होगा। तो ये ध्यान रखें, जब क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव देन एम्पलीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑन दी अनदर वे। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर ये y1 वेव है और ये डॉटेड वाली क्या है? डॉटेड वाली भी एक वेव है, ठीक है, सेकंड वेव। जब इसका क्रेस्ट y1 वाली वेव का क्रेस्ट y2, ये वाली वेव जो है, ये वाली वेव है, इसके ऊपर पड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। देख लीजिए यहां पर y1 माइनस y2 आएगा। क्लियर? इस केस में कितना आएगा? y1 माइनस y2 आएगा। इस केस में कितना आएगा? y1 प्लस y2 आएगा। जब दो वेव जुड़ जाएंगी, जिनके एम्पलीट्यूड जुड़ेंगे तो एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा, तो रेड लाइन क्या दिखा रही है? एम्पलीट्यूड हाई दिखा रही है। क्लियर? तो ये चीज आपको समझनी है। यहां पर देखिए y1 प्लस y2 है, राइट, और नीचे मैं थोड़ा सा लेके जा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। यहां पर क्या है? y1 माइनस y2, राइट बेटा। यहां तक क्लियर हो रहा होगा आप सभी को कि ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगी आपकी? आपको पता है कि यहां पर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? कम आएगा। दूसरी बात, जब क्रेस्ट, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव की क्रेस्ट पे पड़ता है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम। और ऐसे जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मोड या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। कंस्ट्रक्टिव मोड भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर क्रेस्ट एक वेव का ट्रफ के ऊपर पड़ता है दूसरी वेव का, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है बेटा आपका वो है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे भी, इसकी लैंग्वेज को समझेंगे भी। देखिए, अगर दो सोर्सेज ऑफ लाइट को हम कोहेरेंट बोल सकते हैं, दो सोर्सेज ऑफ लाइट को हम कोहेरेंट बोल सकते हैं कब? जब वो एमिट करे कॉन्टिन्यूअस लाइट, दोनों ही लगातार लाइट को प्रोड्यूस करें, लेकिन जो वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा उसकी वेवलेंथ सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, और वो सेम फेस में हो, सेम फेस में हो, सेम वेवलेंथ हो, और सेम ही फ्रीक्वेंसी हो, या फिर कांस्टेंट फेस डिफरेंस हो, तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोल देते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज बोल देते हैं। क्लियर हो रही है? मतलब आप ये मान के चलिए कि सपोज इफ वी आर हैविंग टू बल्ब, ओके, टू बल्ब, दोनों ही बल्ब की वेव में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, दोनों ही वेव में फ्रीक्वेंसी बराबर है, दोनों में ही फ्रीक्वेंसी बराबर और दोनों की वेवलेंथ बराबर है, तो दोनों सोर्सेज को हम कह सकते हैं कि वो क्या हैं? कोहेरेंट
सोर्स कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो अब आपको समझना है कि क्या होता है कोहेरेंट सोर्स और क्या क्या इसके पास जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं या इसके डिपेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं वो समझेंगे। तो यहां पर पहला क्या है, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। मतलब कि मान लीजिए हमारे घर में दो बल्ब लगे हुए, राइट, दोनों ही एक वोल्टेज के हैं, दोनों को ही हम करंट सेम दे रहे हैं, दोनों की वोल्टेज सेम जा रही है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। दोनों क्या हैं, अलग अलग सोर्स हैं। दोनों ही सोर्सेज के अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, हम ये कह सकते हैं सेम प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम फिर भी इनको कोहेरेंट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते बेटा? इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जो लाइट बनती है इसके अंदर वो कब बनती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, राइट। और आपको भी ये पता है कि काफी सारे एटम्स होते हैं और हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। समझ पा रहे हैं? कौन सा जो एटम है आपका एक्साइटेड मोड में गया और फिर वो डी एक्साइट हुआ। क्योंकि बल्ब के फिलामेंट की बात अगर हम करें, उसमें ढेर सारे बिलियंस ऑफ जो एटम्स होते हैं उनमें से लाइट प्रोड्यूस होते रहे। जैसे जैसे एटम्स एक्साइटेड मोड में जाएंगे फिर डी एक्साइट होंगे, और जब वो डी एक्साइट होंगे तो वो नीचे गिरेंगे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आने में, और बीच रास्ते में वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। लेकिन इसमें दो इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि कौन सा एटम पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, लास्ट नंबर वाला, बीच वाले नंबर वाला एक्साइट हो रहा है। तो इट मींस वी आर नॉट श्योर अबाउट द एटम्स विच एटम विल बी एक्साइटेड। ओके, तो दोनों ही सोर्सेज के अलग अलग एटम क्या होंगे, एक्साइट होंगे। उसकी वजह से हम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को कोहेरेंट नहीं कह सकते। ठीक है, अब मान लीजिए एक बल्ब है। अब दूसरा इसका जो लिखा हुआ है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको ध्यान से आपको करना है क्योंकि थियोरेटिकल है, डेट्स वाई आपको मतलब ध्यान से इसकी थ्योरीज भी को समझना है। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वो कहता है कि दो कोहेरेंट सोर्स बन सकते हैं, किससे ऑब्टेन हो सकते हैं, सिंगल सोर्स से, और किस किस मेथड से, रिफ्लेक्शन से हो सकते हैं और रिफ्रैक्शन से भी हो सकते हैं। क्लियर बेटा, ये चीज क्लियर? अब समझिए आप, मान लीजिए एक बल्ब है, उस बल्ब के सामने आपने एक मिरर लगा दिया, ठीक है। अब जब बल्ब के अंदर जो रोशनी होगी सेम वही रोशनी किसमें आएगी, मिरर में आएगी ना बेटा। मतलब मिरर क्या देगा, उसकी इमेज देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सोर्स खुद सोर्स हो गया और दूसरा उसकी इमेज, मे बी वर्चुअल मे बी रियल। ये दोनों मिला के सॉरी ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, आपके कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं। या फिर दो रियल इमेज भी जो होंगी, दो रियल इमेज ले लें आप किसी भी एक सोर्स की, वो भी कोहेरेंट हो सकती हैं। या दो वर्चुअल इमेज, या सोर्स उसकी रियल इमेज, या सोर्स उसकी वर्चुअल इमेज, ये सारे क्या हो सकते हैं, आपके कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, जो चेंजेस सोर्स में आएंगे वो उसकी इमेज में भी आने हैं। क्लियर? उसका फेस 0 तो उसका फेस 0, वो मैक्सिमम होगा तो वो भी मैक्सिमम होगा। उसकी वेवलेंथ अगर 2 मीटर है तो उसकी वेवलेंथ भी 2 मीटर होगी। तो इससे क्या होगा, उसकी सोर्स और उसकी इमेज क्या हो सकती है बेटा, हम कह सकते हैं कि उसकी इमेज क्या हो सकती है, कोहेरेंट सोर्स की तरह काम कर सकती है। राइट? क्लियर होगी? ठीक है, यहां तक आपको नोट करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी in a medium on account of superposition of light wave coming from the two coherent sources। बेसिकली क्या है, देखिए लाइट जो है वो टू कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है, ठीक है, टू कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है। उस लाइट को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, फैलाना, और जब वो फैल के कहीं पर मिक्स होंगी तो उससे वहां पर क्या आएगी, एक नई लाइट बनेगी। उस नई लाइट का बनना हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पर हमने क्या बोला है कि एक फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। राइट? अब जब हमने ये भी पढ़ा है कि जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो कैसे इंटरफेरेंस मिलेगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव। मैंने इससे पहले आपको बताया, जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिरती है तो कंस्ट्रक्टिव बनता है, जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिरती है या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट गिरती है तो हमारा क्या बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। क्लियर बेटा ये चीज?
अब उसके बाद आपका आता है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको YDSC भी बोलते हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में इसके न्यूमेरिकल, इसकी थ्योरी और इसका सेटअप एवरीथिंग आ सकता है। क्लियर? तो समझते हैं बेटा, डायरेक्ट हम समझते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा मैं इसकी थ्योरी पे नहीं जाते हुए आपको समझाता हूं। देखिए एस बेटा क्या है, यहां पर एस है सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही कलर की लाइट, एक ही सिंगल वेवलेंथ की लाइट ले ली। इस सिंगल वेवलेंथ की लाइट के सामने आपने एक कार्डबोर्ड रखा, उसके अंदर दो आपने स्लिट बना दी। स्लिट का मतलब दो छेद कर दिए आपने। अब जो ये छेद हैं ये ज्यादा दूरी पे भी नहीं है और ज्यादा पास भी नहीं है, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपका कम है। क्लियर? ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। क्लियर? तो ए और बी के बीच में, जो ए और बी के बीच में यानी ए से बी के बीच में जो आपका गैप है वो कम है। वो कितना है? 0.5 mm। क्लियर? 0.5 mm। और यहां से लेके यहां तक का गैप कितना दे रखा है आपको? 10 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। और यहां से स्क्रीन तक का गैप कितना दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है। तो आप समझिए पहला कितना है? 10 सेंटीमीटर। ए और बी के बीच में कितना है? 0.5 mm। और इस स्लिट ए और बी से स्क्रीन की दूरी जो है वो कितनी है बेटा? 2 मीटर। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को। देखिए बेटा जो एस सोर्स है, जो यहां मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या भेजेगा? वेव फ्रंट भेजेगा। कैसे वेव फ्रंट? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, सॉरी गलत बोल गया हूं मैं, ये वेव फ्रंट भेजेगा आपका। एक वेव फ्रंट ये है, एक डॉटेड वाला वेव फ्रंट है, सारे के सारे फॉरवर्ड वेव फ्रंट है। ये सारे के सारे वेव फ्रंट किस में से पास करेंगे? ए और बी में से। तो इसका मतलब एस क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। और ए और बी क्या हो जाएंगे? जो चेंजेस यहां पर आएंगे वही ए में आएंगे, वही बी में आएंगे। इट मींस ए और बी आर दी कोहेरेंट सोर्सेज। ए एंड बी आर दी कोहेरेंट सोर्सेज। अब होगा क्या उसके बाद आप समझेंगे। देखिए यहां पर अगर ए से लाइट निकलेगी वो भी सिफेरिकल वेव फ्रंट देंगे। पहला डार्क नजर आ रहा है, दूसरा डॉटेड नजर आ रहा है, फिर दोबारा डार्क नजर आ रहा है। उसी प्रकार से बी का भी क्या होगा? एक डार्क, फिर एक डॉटेड, फिर एक डार्क। तो जब इस डायग्राम को हम कॉपी पर डिजाइन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि क्रेस्ट जब क्रेस्ट के ऊपर गिर रहा है, क्रेस्ट देखिए यहां पर क्रेस्ट, यहां पर ट्रफ के ऊपर ट्रफ, यहां पर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, यहां ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो हमें क्या मिल रहा है? ब्राइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ब्राइट मिल रहा है। लेकिन यहां पर देखिए जहां पर हमारे पास क्रॉस लगा हुआ है, यहां पर क्या हो रहा है? क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रही है। जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिरेगी तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? डार्क मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखिए जब इस प्रकार से होता है तो यहां पर हमें क्या मिलता है? सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है। यहां पर क्या मिलेगा? सेंटर पे मैक्सिमम। फिर अल्टरनेट डार्क ब्राइट, ऊपर और नीचे ऐसे ही चलता जाएगा। सेंटर पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ये चलता रहेगा। लेकिन एक साथ में और चीज नोट करने की है, हो क्या रहा है यहां पर? ये जो फ्रिंजेस हैं, ये जो बैंड्स बन रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, ये इक्वल विड्थ के हैं। कैसे हैं? इक्वल विड्थ के हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो ये जो हमारे ये बन रहे हैं, ये आपको बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स जो भी बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रिंजेस या इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। क्या बोल देंगे? फ्रिंजेस या इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोल देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल देंगे? फ्रिंजेस बोल देंगे या फिर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोल देंगे। अब आपका आता है कि क्या कंडीशंस होती हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यू नो वेरी वेल व्हाट वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज। और कोहेरेंट सोर्सेज मैंने आपको बताया था या तो उसमें फेज डिफरेंस 0 होगा या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या होगा? मान लीजिए एक वेव आपकी ऐसे चल रही है तो दूसरी वेव हो सकता है आपकी ऐसे चले। तो यहां पर देखिए ये 0 है तो ये 90 डिग्री है, तो इसमें फाई कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दैट इज द फेज डिफरेंस, दैट इज द फेज डिफरेंस। तो हमने मान लिया कि एक कोहेरेंट सोर्स में जो वेव निकल रही है वो क्या है? ए साइन ओमेगा टी, और दूसरे में क्या निकल रही है? बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एंड व्हाट इज फाई? फाई इज हियर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना लिया है? 90, तो उसको हमने क्या मान लिया यहां पर? फाई मान लिया। दैट इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एंड व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू सोर्सेज ए एंड बी। ए क्या था आपका? आपको पता है ए क्या था? कोहेरेंट सोर्सेज था। बी क्या था? कोहेरेंट सोर्सेज था। अब आपको पता है कि जब दो वेव एक दूसरे पे जुड़ेंगी तो सुपर इंपोज होगा, उसी के कारण इंटरफेरेंस मिलेगा।
इंटरफेरेंस मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब y1 की वैल्यू हमारे पास a साइन ओमेगा टी, y2 की वैल्यू b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थी। तो यहां पर अगर हम इसको खोलें, देखो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। तो देखिए b साइन a कोस b कोस a साइन b। समझ पाए? वी आर अप्लाइंग मैथमेटिक्स फार्मूला फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ +1 क्लास, राइट। अब यहां पर हमने देखा कि यहां पर हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा टी, यहां पर भी क्या है, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी कोस फाइव हो जाएगा, फिर कोस ओमेगा टी बी साइन फाइव हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास आता है कि हम पुट करना पड़ेगा, इस चीज को हमने इसके बराबर पुट किया, आर कोस थीटा के बराबर पुट किया, और बी साइन फाइव को आर साइन थीटा के बराबर पुट किया। तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई वी आर डूइंग दैट, राइट, क्यों ऐसा होता है। देखिए जब दो वेव जुड़ती हैं, जब इन दोनों वेव को जुड़ेंगे तो इसके साथ में क्या आएगी, एक नई वेव बनेगी ना बेटा, नई वेव। और ये भी कैसी है, साइनोसॉइडियल है, ये भी कैसी है, साइनोसॉइडियल। मान लो ये y1 है और ये y2 है, तो ये क्या बनेगी हमारी, y बनेगी, राइट। y इज इक्वल टू कितना बनेगा, y1 प्लस y2 या y1 माइनस y2, लेकिन बनेगी तो साइनोसॉइडियल। और साइनोसॉइडियल तो इसका मतलब ये जो आंसर आया हमारा, ये सारा का सारा आंसर आया, इसमें तो बेटा कोस भी आ रहा है, इसमें तो साइन फाइव भी आ रहा है। पर हमें पता है कि जब एक वेव बनती है या तो साइन में होती है फिर कोसाइन में होती है, तो इस सारे एक्सप्रेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, या तो साइन में या फिर कोस में। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में इस चीज को अगर हम कोस के बराबर पुट करते हैं तो साइन ए कोस बी प्लस गोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो इसलिए हमने यहां पर इसको क्या पुट कर लिया, आर कोस थीटा, और इसको पुट कर लिया आर साइन थीटा। जब वैल्यू पुट करेंगे अगेन आपका क्या बन जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहां से क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। ये क्या बन जाएगा आपका, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट वेव, दिस इज द रिजल्टेंट वेव हुज एम्पलीट्यूड इज कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर को अगर हमें निकालना है, इस कैपिटल आर को अगर हमें निकालना है, व्हाट वी हैव टू डू, सोच सकते हैं हम क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसको करना है तो देखिए, इसको निकालने के लिए अगर मैं यहां स्केयर कर दूं, इसका स्केयर कर दूं, इसका स्केयर कर दूं, उसी प्रकार से इसका स्केयर कर दूं, इसका स्केयर कर दूं, और इन दोनों को ऐड ऑन कर दूं, तो आर स्केयर कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर ब्रैकेट में 1 आ जाएगा और आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पर देखिए हमने वही किया, आर कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर। यहां से हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस फाइव, राइट। क्लियर यहां तक? अगर हम थोड़ा ध्यान में रखें तो एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी बेसिकली एम्पलीट्यूड का स्केयर होती है। तो यहां पर I1 जो है, फर्स्ट हमारा जो सोर्स है वो A से था, जो कि हमारा कोरेंट सोर्स था, उसमें इंटेंसिटी अगर I1 है तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, A स्केयर के हो जाएगी, यानी जितना उसका साइज है, राइट। क्लियर? उसका एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब जो वेव उसमें से निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड है। जैसे पहले की वेव निकली थी हमारी ये, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था, A था। दूसरे की कितनी थी, B थी, तो उसका B आ जाएगा, ये आ गया यहां तक। क्लियर? और जो तीसरी है, जो रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट का कितना एम्पलीट्यूड है, R है, तो आई आर इज इक्वल टू दिस वन आ जाएगा। तो आर स्केयर आया बेटा, ये आर स्केयर देखिए किसके बराबर आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये एक्सप्रेशन हमारा जो हमारा बनेगा, आई आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, I1, क्लियर, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कोस फाइव, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अब हमने बात करनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, बात करनी है किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, लाइट का बहुत ज्यादा होना, ब्राइट होना। क्लियर? लाइट का बहुत ज्यादा ब्राइट होना। तो कोस पाई क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर ये वाली चीज कांस्टेंट, ये वाली चीज कांस्टेंट। आई आर ज्यादा कब होगा, जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब 1 हो जाएगी सारे की वैल्यू। और इसकी वैल्यू 1 कब होती है, जब फाई कितना होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। तो यहां से हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू 2n पाई, और n की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 0, 1, 2। क्लियर ये चीज? अब वो कहता है इफ x इज द पाथ डिफरेंस, x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग एट पॉइंट P। अब ये P पॉइंट क्या है बेटा, P पॉइंट बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा बैकवर्ड लेके जाऊं, बनाते हैं, ये हमारे पास स्लिट थी, और यहां पर हमारे पास मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, एक वेव यहां पर जाएगी ऐसे,
एक वेव यहां से ऐसे जाएगी तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, मान लो यहां पर ब्राइट मिलता है, हमें क्या मिलता है यहां पर ब्राइट मिलता है। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक वेव यहां से जा रही है ए से, एक वेव यहां से जा रही है, तो यहां से ऐसे जाएगी तो यहां पर मिलेगी पी पॉइंट, हमने ये मान लिया। ऐसे दूसरी वेव बी पॉइंट से जाएगी और दोनों यहां पर मिलने के बाद, ठीक है, सुपरपोजिशन होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, और यहां पर हमें मान लो ब्राइट मिलती है। तो ये ब्राइट मिली है किस चीज पे डिपेंड करता है, या तो इनके एंगल के ऊपर, कितना एंगल का डिफरेंस है, या फिर इस डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस जितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी को बोलते हैं हम एक्स। एक्स क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, दैट इज पाथ डिफरेंस। राइट, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब ये निकाला कैसे है, ये समझने की बात है। देखिए बेटा 2 पाई में वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा, 1 में कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 2 पाई। अगर मान लीजिए यहां पर इन दोनों के बीच में फेस मान लो कोई एंगल का डिफरेंस है, जैसे मैंने 90 एग्जांपल के तौर पे लिया था, मैंने मान लिया फाई डिफरेंस है, तो लैम्डा बाय 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, फाई। फाई एंगल है, ये भी एंगल, एंगल से एंगल की डिमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, एंगल से एंगल की डिमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा ना बेटा। और ये डिस्टेंस क्या है, दो वेव के बीच का डिस्टेंस है, जब एंगल कितना है, डिफरेंस कितना है एंगल का, फाई है। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोल देते हैं, पाथ डिफरेंस। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि कैसे आया ये हमारे पास, लैम्डा बाय 2 पाई लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई, दैट इज द डिस्टेंस, क्योंकि एंगल से एंगल कटेगा डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है, अगर ये एन लैम्डा है, ठीक है, हमने कहा कि ये एक्स है, एक्स किसके बराबर आएगा, फाई, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई, ठीक है। फाई कितना है बेटा आपका, 2n पाई है, 2n पाई से 2 से 2 पाई से पाई कट गया तो कितना आएगा, एन लैम्डा। इसका मतलब हमें ब्राइट कब मिलेगा, जब हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है बेटा, एन लैम्डा हो जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर होगा सबको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए इसी पी पॉइंट पे अभी मैंने बोला कि ब्राइट आ रहा है, लेट अस सपोज ब्राइट ना आता तो क्या आता बेटा, डार्क आता। डार्क भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन डार्क का मतलब क्या होता है, लाइट का ना होना, लाइट का ना होना। तो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था, ये वाला एक्सप्रेशन, लाइट कब होगी, कम होगी या जीरो होगी, कब होगी, जब यहां पर क्या आएगा, इसकी सबसे कम वैल्यू आएगी, इसकी सबसे कम वैल्यू -1 होती है। अगर इसकी -1 होती है तो आप देखिए हमने आप -1 पुट कर दिया, -1 कब आती है, जब फाई कितना हो जाएगा, पाई 3 पाई 5 पाई। राइट, तो फाई का जनरल एक्सप्रेशन कितना आएगा, 2n - 1 ब्रैकेट में पाई। ऐसा क्यों, +1 भी ले सकते थे, लेकिन +1 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पर बेटा पहले वाले एक्सप्रेशन में n की वैल्यू कितनी पुट की थी, 0। तो 0 पे तो हमारा क्या आएगा, ब्राइट, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 0 के बाद 1, 1 के बाद क्या आना चाहिए, डार्क आना चाहिए ना। तो मैं यहां पर 1 पुट कर दूं, अगर +1 ले लूं यहां पर तो कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई तो ये है, लेकिन उससे पहले तो पाई आना चाहिए था, तो पाई तो खत्म कर दिया, इसका मतलब बीच में गैप हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2n - 1 ले लिया। अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई आएगा, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो n+1 गलती मत कर देना, n+1 की आपको n - 1 ही लेना है। राइट, अब यहां पर फाई की वैल्यू हमने 2n - 1 पाई ले ली, तो पाई से पाई कट जाएगा तो कितना आएगा, 2n - 1 लैम्डा बाय 2। दिस इज दी पाथ डिफरेंस। अगर 2n - लैम्डा बाय 2 होगा, 2n - 1 ब्रैकेट में लैम्डा बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। राइट, ये चीज क्लियर होगी आपको। अब ये रिटेन जो लिखा है, रिटेन इन मेमोरी, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमने लिखा था r = a² + b² + 2ab cos फाई। अगर ये मैक्सिमम होगा, cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो यहां से कितना आएगा, a + b आ जाएगा सोल्व करके, r = a + b। यानी मैंने यहां पर लिख दिया r मैक्सिमम = a + b। इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब यहां पर तो r² मैक्सिमम। इसको हटाएंगे तो हमारा वैसे k आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, इसने नहीं लिया, तो यहां पर कितना आएगा, a + b का होल स्क्वायर। आई मैक्सिमम k लिया, अब हटा के a + b का होल स्क्वायर। राइट, जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो cos की वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो यहां पर हमने -1 पुट कर दिया। जब हमने -1 पुट किया तो r = a - b आ जाएगा बेटा, विच वुड बी मिनिमम। तो r मिनिमम = a - b, तो i मिनिमम कितना होगा, r² के प्रोपोर्शनल होगा, r² मिनिमम के। तो i मिनिमम को सोल्व किया तो हमारे पास k a - b आ जाएगा। जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम एम्पलीट्यूड दोनों के बराबर लेते हैं तो देखिए ये तो मैक्सिमम हो जाएगा, 2a आएगा या 2b आएगा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये कितना आएगा, 0। तो इसका फायदा क्या है, 0। देखिए आई मिनिमम मतलब 0, यानी लाइट कितनी कम है ही नहीं, लाइट नहीं है तो मतलब अंधेरा है। अगर अंधेरा है तभी तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे ब्राइट और डार्क में। अगर वहां थोड़ी सी भी लाइट है तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये ब्राइट है या
डार्क है। तो अगर आपको फ्रिंजेस अच्छी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको उन दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आप, अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि डार्क बैंड कहां पर बने और ब्राइट बैंड कहां पर बने। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आई आर इजिकल आई वन प्लस आई टू टू आई वन आई टू अंडर द रूट कोस फाई होता है, ये हमने नोट किया हुआ है। और अगर विड्थ है टू स्लिट्स की W1 एंड W2, तो W1 बाय W2 इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू ए स्केयर बाय बी स्केयर। ये आपका फार्मूला आपको याद रखना है एज पर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है, राइट। तो थैंक यू, यहां तक कर लीजिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।